सर जब सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा था, आप लोग वॉलीबॉल एक साथ खेल रहे हैं, पेट्रोलिंग एक साथ जा रहे हैं, तो ये अचानक से गड़बड़ कहाँ शुरू हुई? ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से टेंशन हो गई और फिर वो ऑपरेशन वाली हालात पैदा हुई? ये मुद्दा वही था हथियार डालने का। हमारे पे भी प्रेशर था कि आप जल्दी आरयूएफ को तैयार करो हथियार डालने के लिए। सिमिलरली जो बाकी फोर्स डिप्लॉय थी, घानियन आर्मी मैकेनी मुकबराका, जो दूसरा इलाका था इसके अंदर सिरालियोन में, उन्होंने कुछ आरयूएफ सोल्जर्स से शायद हथियार डलवा लिए, जो कि आरयूएफ को लग रहा था कि जबरदस्ती बाई फोर्स हथियार डलवा लिए हैं। तो आरयूएफ ने प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पे गए, और जब आरयूएफ प्रोटेस्ट कर रहा था तो उनको घानियन आर्मी को हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स आ गया फायरिंग करने के लिए, क्योंकि पोस्ट को काफी थ्रेट हो गया था। तो उन्होंने फायर खोला है। उस फायरिंग के अंदर आरयूएफ के 10-15 सोल्जर्स जवान मारे जाते हैं। वो था ट्रिगर 1 मई। जब वो ट्रिगर होता है एकदम से आरयूएफ ने क्या किया कि आरयूएफ ने बोला जितने भी पीस कीपर्स सिरालियोन में हैं सबको घेर लो। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हमारे को भी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ। नहीं तो एक होता है ना कि इस तरीके का इंसिडेंट हो जाए तो शायद हम कॉशियस हो जाते सर। एंड ये सर 1 मई को हुआ इंसिडेंट। आई थिंक सर 2 मई को आपको हथियार उनसे वो कराने थे। फर्स्ट 1 मई को शाम में मेजर नायर की कंपनी में भी एक आरयूएफ का आदमी आता है, मेरी कंपनी में भी, कि सुबह हम हथियार डालने के लिए बातचीत करना चाहते हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं इतने दिनों से। वही मैसेज आपके पास आता है कि सुबह हम मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें कि हम हथियार डालना चाहते हैं। तो सुबह हम बिल्कुल तैयार होकर के उनके टाउन स्क्वायर में, जो टाउन हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। एक टैक्टिक्स जो बाद में हमें भी मालूम चली कि आरयूएफ की एक टैक्टिक्स होती है, जब भी कोई इस तरीके की हालात होती है वो सबसे पहले उनके मिलिट्री फोर्स के कमांडर को अलग करते हैं उनके ट्रूप्स से। ये उनकी टीचिंग है कि आप ट्रैप करके किसी भी तरीके से मिलिट्री के जो कमांडर्स हैं उनको अलग कर दो। एक्सीलेंट स्ट्रेटजी। तो उन्होंने दोनों कंपनी कमांडर को बुला लिया इस मीटिंग में, टाउन स्क्वायर में। हाँ, टाउन हॉल के अंदर। और सडनली टाउन हॉल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमारे ऊपर हथियार लेकर के खड़े हो जाते हैं। ये 2 मई को सर आप और मेजर नायर टाउन हॉल जाते हैं सर मीटिंग करने के लिए कि वो हथियार डालेंगे। वहां बुलाया जाता है आपको, और जैसे आप वहां पहुंचते हैं तो टाउन हॉल मीटिंग के अंदर जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे उनको भी उन्होंने बुलाया हुआ था, और हम सब टाउन हॉल के अंदर बैठे हुए थे। टाउन हॉल जैसे एक टेबल है, उसके लकड़ी के बेंच वगैरह बने, उन पे हम बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अभी शायद मार्टिन आएगा और यहाँ पे हम मीटिंग को शुरू करेंगे। उस टाउन हॉल के जो गेट थे वो बड़े बड़े। हथियार लेके गए थे सर? नहीं, हम नॉर्मल एज ए पीस कीपिंग में, जैसे कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल, सॉरी वॉलीबॉल खेल, नॉर्मल रूटीन में हम थे। हम कोई इसको वो नहीं समझ रहे थे कि शायद कोई चाल है, कोई आइडिया नहीं था। हमारे साथ में भी 1-2 आदमी थे, पर वो भी विदाउट वेपन थे। सिर्फ मोटरोला सेट जो अपना कम्युनिकेशन होता है वो हमारे पास था, मोटरोला सेट। तो एकदम से वो लोहे के दरवाजे ढाक ढाक करके बंद होते हैं, जैसे कि आप अंदर बैठे हो और एकदम से जब दरवाजे बहुत जोर से आवाज होती है बंद करने की, तो एकदम से खुद को भी पहला करंट लगता है कि क्या हुआ। और उधर से देखते हैं हम कम से कम भी 15-20 वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर, जो सिस्टर जो आप बात कर रहे थे, जिसको मैंने सिस्टर बना रखा था, सिस्टर के कंधे पे रॉकेट लॉन्चर, और ये एकदम से अंदर आ जाते हैं। और सिस्टर आपके अगेंस्ट अभी? हाँ, वही सिस्टर जिसको जो है मैंने राखी भी बंधवाया था, पर अब वो अपनी ड्यूटी पे है। क्योंकि मेरे को भी सपने में भी नहीं था कि सिस्टर आरयूएफ की सोल्जर है। वो गांव में रहते थे, मेरी सिस्टर भी बनी हुई थी, एक सिविलियन की तरह रह रहे थे, लेकिन जब ऑपरेशन करना है तो एकदम से वही लोग चेंज हो गए, आरयूएफ के नुमाइंदे भी बन गए। एकदम से वहां पे पूरी जो है माहौल चेंज हो जाता है। वो एक कंपनी कमांडर था कुपोय उनका आरयूएफ का, वो जोर से चिल्लाता है, मेजर यू आर अंडर अरेस्ट। एंड सडनली आई अंडरस्टूड कि समथिंग इज। आई सेड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? यू पीपल हैव किल्ड आवर सोल्जर्स, यू हैव किल्ड आवर सोल्जर्स। I was completely shocked because we were not aware कि मकेनी मुकबराका में क्या हो गया है। You
are responsible for so many deaths and they are literally I would say कि मतलब फिजिकल नहीं होके भी फिजिकल हो रहे थे चारों तरफ से घेर करके कि अभी ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है. इट टुक मी कपल ऑफ सेकंड्स टू थिंक एंड मैंने मेजर नायर को देखा, मेजर नायर ने मेरे को देखा, तो हमने इतना ही एक दूसरे की आंख में बोला कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, देखते हैं. और जो मोटरोला सेट थे उन्होंने वो भी जमा कर लिए, वो भी ले लिए. जब ये हमारे साथ हो रहा है उसी के साथ साथ में आरयूएफ की कंप्लीट फोर्स दोनों कंपनी को घेर रही है. उधर भी घेरा डाला जा रहा है और इधर हमारे को साइमल्टेनियस एकदम इन कोऑर्डिनेशन. और जिस गाड़ी में हम गए हैं आप सोचो, उस जिप्सी के ड्राइवर को बोला जा रहा है कि अभी गाड़ी चलाओ, और आगे कौन बैठा है? आरयूएफ कमांडर, और पीछे कौन बैठा हुआ है? कंपनी कमांडर. और कंपनी कमांडर को हथकड़ी तो नहीं लगाई है, लेकिन 4-5 लोगों ने घेर के बैठा रखा है और हमको वो ले जाते हैं आरयूएफ हेडक्वार्टर में. कितना डिस्टेंस है वहां से करीब 4-5 किलोमीटर. अच्छा. वो हेडक्वार्टर का भी लोकेशन मैंने पहली बार देखा. उससे पहले हम पूरा इलाके में पेट्रोलिंग किए, लेकिन इनका हेडक्वार्टर में कभी नहीं लेके गए. उस दिन हमारे को गेहून में अपने हेडक्वार्टर में लेके जाते हैं. और सबसे पहले जो है वहां पे जोनाथन एक इनका पॉलिटिकल विंग का जो बॉस था, पापा गीमा के अलावा, ही वाज लाइक ए पॉलिटिकल एडवाइजर. वो आके हमसे एक ही बात बोलता है कि मेजर प्लीज कोऑपरेट. ही न्यू गुड इंग्लिश. Major, please cooperate. We have orders, and what UN peacekeeping has done is very wrong. They have killed our soldiers. We in Calahon, we have good bonhomie. हमारा आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन, लेकिन जो हमें ऑर्डर्स है अभी हम वो करेंगे. तो हमने बोला ठीक है कीजिए. आपको ही मालूम है जब आप एक सिपाही हो और आपको कैप्चर कर लिया है तो आप फिर जैसा वो बोलेगा वैसा ही करोगे ना. बट दे मेड श्योर that we got food. खाने के लिए हमारी जिप्सियों को वहां से भेजते थे हमारे कैंप में, क्योंकि उनके पास खाने पीने की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी. तो वो क्या बोलता है कि आपका गाड़ी उनके सोल्जर्स, आरयूएफ के सोल्जर्स लेके जाएंगे हम लोग हमारा खाना लेने के लिए हमारे कैंप से. अच्छा, आपके कैंप से खाना लेके आते थे सर? पर ये मेरे लिए एक लिंक बन गया, क्योंकि ड्राइवर हमारा जा रहा है. तो सर आप कितने लोग थे? आप थे सर, मेजर नायर थे और कुछ जवान भी थे? ड्राइवर थे जैसे 1-2, उसके अलावा मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो थे 10, 12, 15 जितने. अच्छा, सारे मिलिट्री सबको वही पकड़ के ले आए. मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे और वो सभी कंट्री से थे, इंक्लूडिंग ब्रिटिश ऑफिसर, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी ऑफिसर, ये सब थे. और मैं बोलूँगा कि उस जगह जहाँ मैं रखा था वहाँ पे जमीन पे बिल्कुल ग्राउंड शीट डाल करके सोना, और ये आरयूएफ के सोल्जर्स आपके ऊपर हथियार लेके खड़े रहना. इस तरीके का हमारा एक हफ्ता वो है गेहून में बीतता है. जबकि आप सोच सकते होंगे कि एक कंपनी कमांडर के ऊपर क्या गुजरती है जब उसको अपनी कंपनी से अलग कर दिया जाता है. एंड ही इज हेल्पलेस. उसको अब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. क्यों? क्योंकि आपको दुश्मन मतलब जो भी आपके सामने दूसरी फोर्स है उसने कैप्चर कर लिया है, और अभी जो वो करेंगे आपको उसी हिसाब से करना है. और सोना कहाँ था वहाँ? रात भर दिमाग ये सोचता था कि अभी क्या करना है. तब कहीं न कहीं मेरे को शायद एक उम्मीद मार्टिन की थी, तो मैंने उनको बोला भी मेरे को कर्नल मार्टिन से मिलना है. तो उसने बोला मार्टिन इज इन लाइबेरिया, वो अभी अवेलेबल नहीं है, जब भी आएंगे आपको मीटिंग करा देंगे कर्नल मार्टिन से. लेकिन एक अच्छा हो गया, जैसे जोनाथन था और जो कुछ सेंसिबल पॉलिटिकल लोग थे उनसे थोड़ा सा संपर्क मेरा बढ़ता है. क्यों? क्योंकि जब आदमी देखता है कि भाई अभी एक ही डूबते को तिनके का सहारा, आरयूएफ वालों को तो मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, पर जो पॉलिटिकल विंग के लोग हैं ये शायद समझेंगे. तो मैंने उनसे बातचीत शुरू किया थोड़ा थोड़ा कि आप हमें ले आए हो अच्छा है, लेकिन क्या आपको मालूम है वहां पे पीछे कंपनी में क्या ऑर्डर्स आने वाले हैं, और अगर वहां पे लड़ाई शुरू होता है तो मैं जवाबदार नहीं हूं. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे तुमने लाके तो बैठा दिया है, पर अगर हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ गया और वहां फायरिंग शुरू हो जाता तो फिर. उससे पहले वो मेरे को बोल रहे थे कि आपके कंपनी सरेंडर नहीं हो रहा है. उस बैकफुट पे क्यों आते हैं वो?
पहले वो कोशिश कर रहे थे कि हमें ला करके उनको कंपनी को, सरेंडर करा ले। कंपनी को सरेंडर करा ले। जब उनसे वो नहीं हुआ 1-2 दिन के बाद, तो उनकी भाषा थोड़ा बदली हुई। क्योंकि आपको मालूम है हमारे सिपाही हथियार डालें, कहाँ से हथियार डालेंगे? वो तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे, हथियार नहीं डालेंगे। तब उनकी भाषा बदली होती है कि मेजर आपके सर यहाँ पे इफ यू कुड जस्ट कवर एक बार कि जैसे कि घाना और कीनिया, इनके फोर्सेस भी थे और जिन्होंने अपने वेपन्स ले डाउन कर दिए थे, तो उनको कैसे ट्रीट किया गया था? एक्चुअली इट वाज ए मल्टीनेशनल फोर्स, तो काफ़ी कंट्रीज के कंटीजेंट्स थे। एंड आज मैं बोलूँगा कि सिवाय इंडियंस के सबने हथियार डाले और उनको लाइबेरिया में ले जाके छोड़ा गया। और लाइबेरिया का रास्ता कैलेहोन के साथ से जाता था, तो हम जहाँ पे थे वहाँ से हमने देखा है ट्रक्स के अंदर लोड करके ले जाते हुए। उनकी यूनिफॉर्म भी नहीं उन्होंने पहनी हुई है, सिर्फ अंडरगारमेंट्स के अंदर उनको लेकर के गए। एंड आरयूएफ एस्कॉर्ट करके लेके जाता था सब वहाँ। एंड लाइबेरिया में ले जाके छोड़ रहे हैं और फिर लाइबेरिया के थ्रू उनको अपने अपने कंट्री में भेजा जा रहा है। ये सीन हमने देखा और मैं बोलूँगा कि उससे और ज़्यादा बेइज्जती। यस। मतलब दिल में बैठ गया था, हथियार नहीं डालेंगे। वो तो वैसे भी नहीं डालना था, लेकिन ये देखने के बाद कि किस तरीके से उनको जैसे ट्रक में पीछे लोड किया हुआ है सबको अंडरगारमेंट्स में और उनको लेकर के जा रहे हैं, तो वो बाकी ट्रीटमेंट मुझे नहीं पता, पर ये तो मैंने जो आंख से देखा आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। और आज सबसे बड़ा अपने आप को सेटिस्फेक्शन, खुशनसीब मानता हूँ कि उस कंपनी में हम कंपनी कमांडर थे जिस कंपनी ने बोला कि हमारी जान चली जाए लेकिन हथियार नहीं डालेंगे, हम इस हथियार की पूजा करते हैं। We are so proud of you, sir. Yes. We are so proud of the entire company जो आपके साथ थे। सर इसमें और एक चीज़ मुझे ध्यान आता है, जब आप कैप्टिविटी में थे उनके लाइक आई वुड से लाइक प्रिजनर्स, उस समय हमने भी जब कॉन्गो में देखा है सर, जब हम थे वहाँ पे इवेंट में, सो आधे टाइम ये नशे के धुत होते हैं सर, आंखें ऐसी उनको समझ में आता नहीं है एंड दे आर ट्रिगर हैप्पी और चाइल्ड सोल्जर्स। तो आपने उस समय जब आप कैप्टिविटी में थे तो ऐसा कुछ देखा या? देखा इनके ड्रग्स काफी जो हाई ऑन ड्रग्स, और जैसे मैंने बोला कि इनकी लीडरशिप यंग बच्चों के पास थी, तो जो मिलिट्री में जो बच्चे थे आरयूएफ के, वो बहुत ही 15-16 साल के लड़के थे। और जैसे आपने बोला आंखें लाल, और वो जो कब उसका उंगली ट्रिगर पे दब जाएगा पता नहीं। एंड मैं आपको शेयर करूंगा जो शायद एक बड़ा प्रैक्टिकल इंसिडेंट है कि हर दिन सुबह जब बॉटल परेड के लिए जाओ, तो जब अगर गार्ड खड़ा हो तो कंफर्टेबल आप नहीं हो सकते। तो 1-2 दिन परेशान होने के बाद में मैंने सुबह उठ करके बोला, वेयर आर माई बॉडीगार्ड्स, प्लीज कम। दे फेल्ट ऑफेंडेड कि हम बॉडीगार्ड नहीं है, हम सोल्जर हैं। आई सेड नो, यू गार्डिंग मी, कम लेट्स गो। No, Major, you go. We are not coming. Good one, sir. Good one. That is something which give me the idea. It's very easy to play on their mind. Sir. यस। Are you understanding? कि उस एक इंसिडेंट से मैं बोलूंगा कि मेरे को इतना भरोसा आ गया कि इनको हम हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वर्ड बॉडीगार्ड बोलने से वो मेरे को खुला बोल रहा है, आप जाओ बॉटल परेड में, अपने आप वापस आओ, मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ। सो दिस इज वन स्मॉल इंसिडेंट जो बुक में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इस तरीके के कई इंसिडेंट्स हैं जो मैं आज याद करता हूँ, क्योंकि उस एक इंसिडेंट ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि आई कैन प्ले ऑन देयर माइंड। एंड वहीं से शुरुआत किया, और वहीं से शुरुआत करके मैंने जो भी उनके हेडक्वार्टर में पॉलिटिकल विंग वाले लोग थे उनसे बातचीत करना शुरू किया कि भैया ऐसा है, अगर तुम लोग हमको यहाँ रखोगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंप से खाना आ रहा है, खाना खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है। कल को कुछ भी होता है, हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स आते हैं, फायरिंग होता है, मारकाट होता है, मैं जवाबदार नहीं हूँ, आप मेरे को पापा गीमा से मिलवाइए। एंड दैट इज व्हेन दीज पॉलिटिकल विंग पीपल अरेंज माय मीटिंग विद पापा गीमा। जैसे मैंने बोला, पापा गीमा के ऑर्डर्स आरयूएफ भी लेता है,
और पापा की माँ ने जब मेरे से मीटिंग किया तो पापा की माँ को मैंने एक ही चीज बोली कि मैं नहीं चाहता कि कैलेहोन में खून खराबा हो, कैलेहोन में मारकाट हो। मेरे को अगर अलग रखा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर जवाबदारी मेरी भी नहीं है। और पापा की माँ के माइंड में हम ये बात डाल सके कि भाई अगर कंपनी कमांडर वापस कंपनी में होगा तो बेटर है, क्योंकि जिस मकसद से कंपनी कमांडर को अलग ले गए हो हथियार डलवाने के लिए, वो तो हथियार हमारे सिपाही नहीं डाल रहे हैं और डालेंगे भी नहीं। और वो उससे एक बैकफुट पे आ गए थे कि इंडियन ट्रूप्स हथियार नहीं डाल रहे। उनको लगा शायद कंपनी कमांडर को पकड़ के ले जाएंगे, उनको धमकाएंगे, कंपनी कमांडर को मार देंगे, हथियार डाल दो, लेकिन हमारे सिपाही ने हथियार नहीं डाले। और वहीं से शुरुआत होती है जब कि पापा की माँ इस चीज को समझता है और हमारे को वापस कंपनी में आने के ऑर्डर्स आरयूएफ को देता है कि कंपनी कमांडर को। अमेजिंग सर, जो आपने बताया कि ये तो किताबों में लिखा हुआ है ऐसा कि बैटल्स आर वन इन द माइंड, और आपने बिल्कुल वही खेला सर। ये मैन्यूवर बोलते हैं, मैन्यूवरिस्टिक माइंड, वो मैंने वहां से सीखा। जैसे बोलता है एक एट्रिशन, एक होता है मैन्यूवर, जो आर्मर्ड कोर या मैक फोर्सेस को यूज किया जाए। मैन्यूवर वाला बंदा हमेशा दिमाग को हिट करता है। यस। और एट्रिशन वाला बंदा बॉडी ब्लो। सो उस समय बॉडी ब्लो का जरूरत नहीं था, उस समय था मैन्यूवर। और मैन्यूवर सही जो है दिमाग में सही बात डाल करके सही तरीके से वापस कंपनी में आ गए। तो ये आपने ठीक बोला, ये टर्निंग पॉइंट था। अगर शायद यस वहां हमें नहीं छोड़ा होता और कैप्टिविटी में रखा होता तो ऑपरेशन खुखरी का ब्रेन चाइल्ड और ये सब मिनी खुखरी और खुखरी आगे जो भी हुआ, और मार्टिन भी ऑफेंडेड हो गया जब हमको वापस कंपनी में भेजा है। मार्टिन नाराज हो गया है, मार्टिन नाराज है, पर पापा की माँ इज मोर पावरफुल। पापा की माँ टेल्स मार्टिन माई ऑर्डर। मार्टिन को हुक्म मानना पड़ा। कुछ दिन मार्टिन भी नाराज हुआ, पर उसके बाद धीरे धीरे मार्टिन को भी वापस पहले जैसा हम बना सके। लेकिन ये एक बोलते हैं कि जैसे आप भी यूएन में गए हैं, यूएन में डिप्लोमेसी मिलिट्री ड्यूटी से भी ज्यादा जरूरी है डिप्लोमेसी। मैंने तो ऑन ग्राउंड सीखा, मेरे को कोई डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस नहीं था। जो हालात सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो दिमाग हिलना शुरू करता है और मैं कोई आइडिया निकालता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, सोता कौन था, हर रात लेट के आसमान में तारे देख रहे होते थे और सोच रहे होते हैं भी क्या करना है, किस तरीके से यहाँ से निकलना है। क्यों, अगर मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा तो मतलब कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो कैंप है, यहाँ से अगर हम भागने की भी कोशिश करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जितना घेराबंदी उन्होंने किया हुआ था वहां से एक ही तरीका था निकलने का, था कि यार ये जो भगवान ने एक दिमाग दिया है, इसको इस्तेमाल करो। और वही दिमाग इस्तेमाल किया, सही दिमाग में सही बात को डाला, और उसने पापा की माँ ने समझा और उसने मार्टिन को ऑर्डर्स दिए कि कंपनी कमांडर्स को वापस। तो सर ये कितने दिनों बाद आपको छोड़ा गया, और आपको और मेजर नायर को छोड़ा गया या बाकी जो ऑब्जर्वर्स थे उनको भी? एक हफ्ता हम कैप्टिविटी में रहे, 1 वीक, 7 दिन। पहले सबसे पहले मेरे को भेजा उन्होंने, फिर मेजर नायर को, और उसके बाद पापा की माँ से ही जब एक बार मैं वापस आता हूँ तो मैंने ये जो गांव में घूमने वाला रूटीन बंद नहीं किया। ये नहीं कि आप वापस आ गए और अपनी कंपनी में आके बैठ गए तो कुछ नहीं होता। उसके बाद भी मैं डेली बाहर निकलता था। यस, ये सारा चल रहा है सर? यस, क्यों, मेरे को जब पकड़ लिया है और उन्होंने छोड़ा है, उसके बाद मैं अगर कंपनी में बंद होके बैठ गया तो क्या फायदा। एंड वो कॉर्डन कर रखा था सर? हाँ, पर मैं कॉर्डन से हर दिन निकलता था बाहर आकर के लोगों से मिलना। With your weapons? No, it was like a normal peacekeeping movement। and पापा की माँ से मिलना और ये बताना कि हम जो है कैलेहोन में, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। नहीं तो अगर आप छूटने के बाद वापस आके बैठ गए तो वो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। आपने रूटीन वही रखना जो पहले था, कि हमारे एरिया में कोई मारकाट नहीं हुआ है, मारकाट हुआ है तो दूसरे एरिया में हुआ है, हम यहाँ पे कैलेहोन में शांति कायम रखेंगे और मेरे रहते रहते कैलेहोन में कोई फायरिंग नहीं होगा, कोई मारकाट नहीं होगा। तो मैं बाहर निकलता था, मूवमेंट करता था, रात को आके स्टैंड टू,
क्योंकि कब आरयूएफ अटैक कर दे तो मालूम नहीं ना। आप ये भी भरोसे पे नहीं बैठ सकते कि आप शांति के मसीहा हैं तो रात को कुछ नहीं होने वाला। दिन में आप पूरा बाहर घूम के आ रहे हो, रात में आकर के आप ट्रेंच में बैठ करके अपना स्टैंड टू कर रहे हो। आई वॉज वेयरिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स से मेरे को याद आया कि ऑपरेशन कुकरी के जैसे हम 2 डबल हेड्स बोलते हैं आर्मी में, आई वॉज वेयरिंग 3 हेड्स। 3 हेड्स क्योंकि पहला हेड था कि किसकी वजह से ऑपरेशन कुकरी हुआ, मेरी वजह से हुआ। कौन ऑपरेशन कुकरी में हिस्सा लिया, मैंने लिया। और आखिरी में ट्रॉफी कौन था ऑपरेशन कुकरी की जीत का ट्रॉफी, वो भी मैं ही था, क्योंकि हम लोगों को वहां से लेकर के आए जो भी, या हम आए तो ट्रॉफी तो हम ही थे। तो 3 हैट ऑपरेशन कुकरी के पहने हुए हैं। और उस दौरान दिन भर शांति का मसीहा और रात में एक सिपाही, रात भर स्टैंड टू, ये रूटीन होता था। तो ये सर जो ऑब्जर्वर्स थे ये बाद में आपके पास आए? ऑब्जर्वर्स को बाद में जब रिलीज किया तो जो मार्टिन का ऑर्डर था इनको वापस उसी घर में भेजने का था जहां ये पहले रहते थे। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गलत हुआ या पता नहीं क्या हुआ, ये लोग हमारे कैंप में आ गए। मैं सर व्यूअर्स को सबको पता नहीं होगा तो एक बार समझाता हूँ कि ये जो थे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे, और नॉर्मली मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो आप लोग गए थे वो कंटिंजेंट का हिस्सा होकर के गए थे, तो कंटिंजेंट के साथ में नहीं रहते हैं, वो अलग से इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और बाहर सिविलियंस के बीच में रहते हैं। और इनके पास हथियार नहीं होते, घर हायर करके हथियार नहीं होते इनके पास, हथियार नहीं होते। तो जब छोड़ा तो कर्नल मार्टिन ने बोला कि वो जहां अपने घर पे बाहर गांव में रहते थे वहीं वापस जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से आपके पास आ गए और फिर आपने इनको जाने नहीं दिया। हमने नहीं जाने दिया और आपने उनका अच्छा इस्तेमाल किया। शुरू में वो आए तो वो बहुत खुश थे सर, पर उसके बाद जब समय बीतता है तो इनमें एक ब्रिटिश ऑफिसर भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर इन्होंने तो क्लेम कर रखा है कि सारा हीरो वो थे सर। ये भी सुनने को आया सर। he has written an article and he has written his viewpoint, but main issue हमारे साथ ये था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत बड़ा एक वो बार्गेनिंग चिप बोल सकते हैं, एटलीस्ट 2000 में सर। यस, उस जमाने में तो अंदर तो ये आ गए, पर कुछ दिनों के बाद इनका दिमाग काम करने लगा कि यार हमारे पास तो हथियार ही नहीं, हम तो सरेंडर हो सकते हैं जा करके। हम क्यों फंसे इनके साथ? इंडियंस तो ये तो उल्टे दिमाग के, पता नहीं कब तक रहने वाले हैं, हम तो बाहर जाके सरेंडर हो सकते हैं। तब मैंने बोला भाई अभी हम घर जा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। अभी तुम नहीं जा सकते हो जब तक हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी सेफ्टी हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। तो ये मेजर एंडी हैरिसन काफी लड़ाई करता था। इनमें एक पाकिस्तानी ऑफिसर भी था इंटरेस्टिंगली। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अच्छी मेहमान नवाजी का जो हमारा दस्तूर है, हमने खाना नहीं भी खाया तो पाकिस्तानी ऑफिसर को खिलाया, जो हमारे संस्कार हैं। और आखिरी में जब ये हेलीकॉप्टर से निकलते हैं तो आज मैं आपको बोलता हूं, पाकिस्तानी ऑफिसर ने मेरे को सल्यूट किया और बोला आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। वाओ, so that was the, I would say, bonhomie, not bonhomie, that was the, मतलब मेहमान नवाजी हम लोग करते हैं। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर वहां से जाना चाह रहा था, उसको हमने नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो पहले निकल गया होता तो शायद ऑपरेशन के टाइम पे ब्रिटिश चिनूक नहीं आते। बिल्कुल सर, मेजर वो है कि इस ऑपरेशन में ब्रिटिशर्स हेल्प द SAS, उन्होंने हेल्प किया सर जब हमारी 2 पैरा SFB गई थी। That was a smart move. Very smart move, Today sir. when I look back, he wanted to go out. उसके बिना ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता। चिनूक हेलीकॉप्टर्स के बिना, जैसे आपने ही बताया सर कि नाइट फ्लाइंग हमारे Mi-35 और हमारे हेलीकॉप्टर्स में नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज नहीं थी। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द चिनूक्स की आकर के पार्टीज टाइम पे फर्स्ट लाइट से पहले लैंड करके जगह पे डिप्लॉयमेंट हुआ था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।